जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम क्वेश्चन बैंक 2024 के संपूर्ण हल को देख रहे हैं। और हमने सबसे पहले विज्ञान का अन्वेषण का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसके लेसन 1 के कुछ प्रश्नोत्तर, जिसमें सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान, ये सारे हम कर चुके थे। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी हो गया था अपना लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल सहित आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रिया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, मीथेन का दहन, CH4 है, O2 की उपस्थिति में जब आप इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे LPG का दहन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मीथेन का दहन, ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH4 प्लस CO2 इज इक्वल CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ठीक, तो ये है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है बताइए आप, किसे कहेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, या जिनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे PbNO3 ट्वाइस है ना, लेड नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट या PbNO3 ट्वाइस का जब आप ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और O2 ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, PbNO3 ट्वाइस, PbO NO2 O2, और फिर आप इसको संतुलित कर लेंगे। ठीक, 2 PbNO3 ट्वाइस इज इक्वल्स, जैसे आपने इसको ऊष्मा दिया क्या होगा, PbO में टूटेगा, साथ में 4NO2 बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ATP के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करता है या ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है श्वसन, एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कुल मिला के श्वसन क्या होगा, जिसमें भोजन का विखंडन होगा और उसके दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होगी, और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जब दो अभिकारक मिलकर या क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, जो विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या हम ये कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, जब दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन में आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, अविलेय का मतलब जो जल में घुलता नहीं है, ऐसे ठोस उत्पाद बनाते हैं, उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी जो ठोस के कण होंगे वो जल में घुलेंगे नहीं, वो इधर उधर घूमते रहेंगे, इसको कहते हैं अवक्षेपित होना। तो अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस HCl, यहाँ जो AgCl है ये जो बन रहा है ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप होगा, जो कि उस HCl वाले जो विलयन होगा, जो भी विलयन बना है उस विलयन में वो अवक्षेपित रहेगा और साथ में HNO3 बनेगा, नाइट्रिक अम्ल। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर, ये कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है ना। एग्जाम्पल याद रखो, AgNO3 प्लस HCl, क्या क्या देखिए, AgNO3 प्लस HCl, ये दोनों मिलके क्या बनाया? AgCl प्लस HNO3। ये क्या है? एक प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक अंतर लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके यौगिक बना ले, हम ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आयनों के बीच में जो अभिकारक होंगे उनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर है। एक सवाल और पूछता है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो आप इसको बता देंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क का सवाल है, आप खुद बताएं कि संयोजन और वियोजन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिप्स, आलू चिप्स हो गए है ना, कुरकुरे हो गए, ये क्या है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ही तो है। इनके अंदर यानी जो चिप्स के पैकेट हैं, इनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? बताइए आप। इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस? क्योंकि तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, प्रभावित करने का मतलब हम कहेंगे कि इनको जो है ऑक्सीजन के संपर्क से हटाकर नाइट्रोजन के संपर्क में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने से उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होकर के अपना स्वाद और गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, क्या होगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होगी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होगी तो विकृत गंधी नहीं होंगे, उनका स्वाद नहीं बदलेगा। इसीलिए हम इनमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी याद रखें आप कि वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। वियोजन का एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे CaCO3 था, ये टूटा और दो उत्पाद बने CaO प्लस CO2। जबकि संयोजन का एक उदाहरण दिया है, Mg है आपके पास में, क्या है? Mg है और साथ में O2 है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 2Mg। देखो, एकल उत्पाद बना, केवल एक उत्पाद बना, तो हम इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये नियोजन यहाँ गलत लिखा है, इसको संयोजन करें आप। ये जो है ये संयोजन होगा, नियोजन नहीं होगा। ठीक है, तो Mg प्लस O2 ये दोनों जुड़ गए, MgO बनाए, केवल एक उत्पाद बना। ठीक है, ये है वियोजन अभिक्रिया जो ऊपर वाला।
इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दो बना लिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से दो बन रही हो उसको संयोजन कहेंगे, और दो से मिलकर जो एक से दो बन रही हो उसको वियोजन कहेंगे, जबकि दो से एक बन रही हो इसको संयोजन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम धातु मतलब Na है ना, ये जो Na धातु है इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि सोडियम अति क्रियाशील धातु है जो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता नमी से अभिक्रिया कर सकती है, इसलिए इसे बचाने के लिए मिट्टी के तेल में केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके इसका दहन होना शुरू हो जाता है, और यही कारण है कि इसको किस में डुबा के रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, दहन से बचाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए, है ना, जो मैग्नीशियम रिबन है इसके ऊपर धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन, उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को आप क्या कहते हैं? उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, आप उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, Fe2O3 प्लस CO क्या बनाया इसने? Fe प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CO का उपचयन हो रहा है और साथ में Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हमने 10 क्वेश्चंस किया है, बाकी और भी हैं, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।